हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तथास्तु फिजिक्स क्लासेस पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप सबको पता है, अपन ने लास्ट क्लास में शुरू किया था आपकी 11वीं क्लास के फर्स्ट यूनिट का पहला चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड, जिसमें हमने पढ़ लिया था फिजिक्स की डेफिनेशन अपन ने जान ली थी, साइंस शब्द कहाँ से आया वह भी अपन ने जान लिया था, मॉडल, थ्योरीज, लॉज ये सब क्या होते हैं ये भी अपन ने जान लिया था। आज अपन उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज अपन इस क्लास में स्टडी करेंगे स्कोप एंड एक्साइटमेंट्स ऑफ फिजिक्स। ठीक है, उसके बाद अपन फिजिक्स का हमारी जो टेक्नोलॉजी है और जो अपनी सोसाइटी है, जो अपना समाज है जहाँ अपन रह रहे हैं, उस पर फिजिक्स का क्या प्रभाव पड़ा है। और उसके बाद आज अपन पढ़ेंगे जो नेचर के अंदर अपने जो फोर्स हैं। बेसिकली यहाँ पे अपन प्रकृति के 4 बलों के बारे में अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जिसमें अपन ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जानेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में जानेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के साथ अपन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में जानेंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के अलावा अपन यहाँ पे वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आपका आज का पहला टॉपिक। देखो, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स कहने का मतलब है जो फिजिक्स का प्रयोजन है। फिजिक्स अपन पढ़ क्यों रहे हैं, फिजिक्स का जो क्षेत्र है वो कहाँ तक फैला हुआ है, फिजिक्स अपन अपने जो डेली लाइफ में कैसे यूज़ हो रही है, फिजिक्स के जो भी उप विषय हैं, मतलब जो इनके सब सब्जेक्ट्स हैं, उन सब चीज़ों के बारे में आज अपन यहाँ पे जानने वाले हैं। देखो, बेसिकली देयर आर 2 डोमेन ऑफ इंटरेस्ट। फिजिक्स के 2 क्षेत्र में अपन बांट सकते हैं फिजिक्स को। ठीक है, पहला क्या है मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स और दूसरा क्या है माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। ठीक है, पहला क्या है मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स और दूसरा है माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। जिसमें जो मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स की अपन बात करते हैं, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं स्थूल भौतिकी, और माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स को अपन बोलते हैं सूक्ष्म भौतिकी। जो मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स है उसमें अपन पढ़ते हैं मैकेनिक्स। ठीक है, उसके बाद अपन पढ़ते हैं थर्मोडाइनेमिक्स, फिर आता है इलेक्ट्रोडाइनेमिक्स और उसके बाद आता है ऑप्टिक्स। ठीक है, जैसे अपन मैकेनिक्स की बात करते हैं, मैकेनिक्स में अपन पढ़ते हैं, मैकेनिक्स के अंदर अपन क्या क्या पढ़ेंगे, ये अपन बात कर रहे हैं किसकी, मैकेनिक्स की। मैकेनिक्स में अपन पढ़ेंगे मोशन के बारे में। ठीक है, मैकेनिक्स में अपन पढ़ेंगे ग्रेविटेशन के बारे में। ठीक है, ये सब चीज़ें, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सब अपन किस में पढ़ेंगे 11th क्लास में। ठीक है, ये सब किसमें पढ़ेंगे अपन मैकेनिक्स में। और फिर आती है अपनी थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स की अपन बात करते हैं, जब अपन थर्मो की बात करते हैं, थर्मो में अपन पढ़ते हैं किसके बारे में, हीट के बारे में। थर्मो में अपन किसके बारे में पढ़ते हैं, हीट के बारे में। जैसे अपन बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स की, तो थर्मोडायनेमिक्स में अपन बात करते हैं हीट की। उसके बाद अपन इसमें अपन बात करते हैं टेम्परेचर की। ठीक है, उसके बाद अपन इसमें बात करेंगे रेडिएशन की। रेडिएशन के बाद अपन इसमें और भी जैसे अपन पढ़ेंगे, तो इसमें कंडक्शन अपन पढ़ेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो किस में आती है थर्मोडायनेमिक्स में। थर्मोडायनेमिक्स भी आपकी 11वीं क्लास का एक पार्ट है, 11वीं क्लास में अपन पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स को। ठीक है, उसके बाद आती है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में अपन पढ़ते हैं चार्ज के बारे में, करंट के बारे में। ठीक है, चार्ज हो गए, करंट हो गए, या फिर जो भी इलेक्ट्रिक जितने भी सर्किट्स हैं वो सारे अपन किस में पढ़ेंगे, अपन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। जिसमें अपन चार्ज एट रेस्ट पढ़ेंगे, जब चार्ज क्या होगा, स्थिर होगा। चार्ज अपन मोशन में पढ़ेंगे, चार्ज जब मूव कर रहा होगा। ठीक है, ये सब अपन किस में पढ़ेंगे,
इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। उसके बाद अपन पढ़ते हैं ऑप्टिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आपको 12वीं क्लास में देखने को मिलेगी। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बारे में अपन किस में चर्चा करेंगे? 12th क्लास में। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं ऑप्टिक्स की। ऑप्टिक्स के अंदर अपन जैसे रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, लाइट का रिफ्लेक्शन, लाइट का रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, या लाइट में लाइट के जितने भी प्रकार के फिनोमिना होते हैं वो सारे अपन किस में पढ़ेंगे? ऑप्टिक्स में। ऑप्टिक्स भी आपको 12th क्लास में ही पढ़ने को मिलेगी। फिर उसके बाद अपन बात करेंगे एटॉमिक फिजिक्स, ठीक है। ये सारी जो बात हो गई ये मैक्रोस्कोपिक लेवल की बात हो गई, ये सारे बड़े लेवल की बात हो गई, जिसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ना तो मूव करते समय उसके मास में कोई चेंज नहीं होगा। मतलब मास को अपन जैसे कोई भी बॉडी मूव करती है तो उसके मास में भी कुछ चेंज होता है, ठीक है। जो अपन इसमें मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स के अंदर अपन उसको उस चेंज को नेग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन जैसे ही अपन माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स की बात करेंगे, माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स के अंदर अपन मास को नेग्लेक्ट नहीं करते हैं, जो भी उसमें चेंज होता है वो भी इसमें अपन बताते हैं। ये अपन पढ़ेंगे इसमें माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स के अंदर। वो जैसे अपन आगे अपन पढ़ेंगे तो अपन आगे इसको देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें आती है न्यूक्लियर फिजिक्स। इसमें अपन न्यूक्लियस की बात करेंगे। ये भी आपकी किसमें आएगी? आपकी 12th क्लास में अपन इसको पढ़ेंगे। फिर आगे सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। सेमीकंडक्टर अपन जैसे इसमें इलेक्ट्रिक जो भी सर्किट्स हैं, सर्किट की अपन इसमें बात करेंगे। सर्किट के जितने भी टाइप के एलिमेंट्स होंगे वो सारे जैसे सेमीकंडक्टर्स हो गए। फिर उसके बाद जैसे इसमें माइक्रोस्कोपिक में आता है जैसे फोटॉन्स के बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन्स की अपन बात करेंगे। ये सारी कौन सी बात हो गई? ये माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात हो गई, ठीक है। तो ये था स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। ये तो हो गया स्कोप। अब अपन एक्साइटमेंट की बात करते हैं। फिजिक्स के अंदर किसकी बात करते हैं? एक्साइटमेंट की अपन बात करते हैं। देखो एक्साइटमेंट क्या है? जैसे फिजिक्स का एक्साइटमेंट, सबसे पहला एक्साइटमेंट तो यही है कि अपन है ना, जैसे किसी भी नेचर के अंदर जितनी भी प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं उन घटनाओं को अपन कुछ एक लॉज से अपन है ना बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहला एक्साइटमेंट तो यही है फिजिक्स का, ठीक है। और अपन जैसे किसी भी चीज़ का जैसे अपन फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे आप सब लोग गूगल मैप को अच्छे से जानते हैं, गूगल मैप को आप यूज़ भी करते होंगे, तो ये किसकी देन है? ये सारी किसकी देन है? फिजिक्स की देन है, ठीक है। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे PDF फॉर्मेट में। लास्ट वाले जो लेक्चर था उसके नोट्स मैंने कमेंट सेक्शन में उसका लिंक डाल दिया है, और इस वीडियो का भी आपको कमेंट सेक्शन में ही लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब अपन इसके बाद बात करते हैं। ये सबके समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर कोई लिख रहा है तो लिख सकता है, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी की, कि अपना जो समाज है उसके ऊपर फिजिक्स का क्या प्रभाव पड़ा है, टेक्नोलॉजी के अंदर फिजिक्स का क्या रोल है, वो सब अपन जानेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो देखो, सबसे पहले अपन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। जैसे अपन सबसे पहले बात करते हैं भाप इंजन की। किसकी बात करते हैं? भाप इंजन की। इसको इंग्लिश में अपन बोलेंगे स्टीम इंजन, ठीक है। स्टीम इंजन जो कि थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल पर आधारित है। किस पर आधारित है? थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल पर आधारित है, ठीक है। भाप इंजन जो कि थर्मोडायनेमिक के प्रिंसिपल पर आधारित है। अब थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स की ब्रांच है, ठीक है। इसने अपने को क्या बना के दिया? भाप इंजन। भाप इंजन को सोसाइटी अपन लोग किस चीज़ में यूज़ कर रहे हैं? तो इसका सबसे पहले यूज़ किस में हुआ था? अपन जैसे ट्रेन की बात करते हैं ट्रेन में यूज हुआ था। इसके अलावा जैसे जो पंप्स होते हैं उसमें भी क्या होता है? ये
यूज होता है। एक और अपन एग्जांपल लेते हैं, दूसरे एग्जांपल की जैसे अपन बात करते हैं, दूसरा एग्जांपल है न्यूक्लियर रिएक्टर। दूसरा एग्जांपल क्या लिया अपन ने, न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर ये न्यूक्लियर फिजन पर आधारित है। न्यूक्लियर रिएक्टर आधारित है न्यूक्लियर फिजन पर। अब जो न्यूक्लियर रिएक्टर है इसके अंदर न्यूक्लियर फिजन होता है, मतलब जो नाभिक होता है उसको उसमें तोड़ा जाता है, जिससे क्या होता है उसमें एनर्जी रिलीज होती है। अब उस एनर्जी को अपन कैसे यूज़ कर रहे हैं, उस एनर्जी का अपने समाज में किस चीज़ के लिए यूज़ आ रहा है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के रूप में अपन उसको क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के रूप में क्या कर रहे हैं अपन उसको यूज़ कर रहे हैं इसको न्यूक्लियर फिजन को। न्यूक्लियर फिजन के थ्रू जितनी भी एनर्जी निकलती है वो सारी यूज़ किस में आती है, इलेक्ट्रिसिटी में आ रही है। इलेक्ट्रिसिटी के अलावा और भी इसके नेगेटिव इफेक्ट भी हैं, वो सब अपन जैसे न्यूक्लियर रिएक्शन वाला जो आपका चैप्टर है वो 12th क्लास में आएगा, उसमें अपन इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। अब जो तीसरा एग्जाम्पल है उस तीसरे एग्जाम्पल की अपन बात करते हैं जो है रेडियो एंड टेलीविज़न। ठीक है, रेडियो एंड टेलीविज़न ये किस पे आधारित है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पर। ये किस पर आधारित है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पर। और रेडियो और टेलीविज़न का यूज़ आप लोग अच्छे से जानते हो। ठीक है, रेडियो आजकल तो रेडियो इतना कोई सुनता नहीं है, लेकिन जब रेडियो स्टार्टिंग में जब आया था तो टेक्नोलॉजी में एक तरीके से क्या थी, वो क्रांति थी। आज अपन देख रहे हैं टेलीविज़न, आज तो आप सारी चीज़ें आपकी फ़ोन पे ही हो जाती है। ठीक है, तो रेडियो और टेलीविज़न के अपन बात करते हैं, ये साइंटिफिक प्रिंसिपल किस पे आधारित है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के प्रिंसिपल पर ये आधारित है। ठीक है, तो फिजिक्स, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी ये वाला टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट में पूछ लेना। अगर इसके रिस्पेक्ट में आपको कोई डाउट है या इसके बारे में आपके दिमाग में कोई भी जो भी सवाल है आपके सारे आप किस में पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अब देखो, अब अपन बात करते हैं फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, प्रकृति में मूल बल। फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। प्रकृति के अंदर जो भी मूल बल हैं उन सभी मूल बल की अपन यहाँ पे बात करेंगे। तो बेसिकली आप सभी ने बल को फील किया है, वो किसी ना किसी, जैसे आप मान लो आप बल के बारे में क्या समझते हो, किसी चीज़ को धकेलना, किसी चीज़ को खींचना। ठीक है, या फिर आप सभी ने वो मेले के अंदर वो झूला खाया होगा, उस झूले में भी आपने किसी बल को फील किया होगा। ठीक है, तो आज तक अपन इतना ही जानते हैं बल के बारे में। तो क्या इतना जानना इनफ है, क्या ये काफ़ी है जानना, और इसी चीज़ को अपन फिजिक्स के अंदर लिख सकते हैं कि यार ठीक है अपन ये सब जानते हैं? नहीं, लेकिन फिजिक्स को क्या चाहिए, फिजिक्स को चाहिए प्रूफ। फिजिक्स क्या मांगती है, प्रूफ मांगती है। तो इन बलों को अपन समझ सकते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के थ्रू। ठीक है, ये बल न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के थ्रू आसानी से समझाए जा सकते हैं। बेसिकली अपन जैसे फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर की बात करें तो अपन 4 प्रकार के बल पढ़ते हैं। कितने प्रकार के बल पढ़ते हैं, 4 प्रकार के। पहले अपन बल की बात करते हैं तो कौन सा बल आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा जो बल आता है वो आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और जो तीसरा बल आता है वो आता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर
फोर्स, और जो चौथा बल आता है वो कौन सा आता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए ये गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, ये हो गया विद्युत चुंबकीय बल, और तीसरा हो गया प्रबल नाभिकीय बल, और जो चौथा बल हो गया वो हो गया दुर्बल नाभिकीय बल। अब अपन इनको डिटेल से पढ़ते हैं वन बाय वन करके। देखो, पहला आपका कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। पहला आपका कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। गुरुत्वाकर्षण बल की जब अपन बात करते हैं तो यह एक यूनिवर्सल फोर्स है। ये क्या है, यूनिवर्सल फोर्स। इसका जितना इफेक्ट आपको अर्थ पे देखने को मिलेगा उतना ही इफेक्ट आपको इस यूनिवर्स में हर जगह देखने को मिलेगा। जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है वो दो पिंडों के बीच लगता है। कोई भी दो बॉडीज हैं, हिंदी में इनको बोलते हैं क्या, पिंड। किनके बीच लगता है, दो बॉडीज के बीच लगता है, ठीक है। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर G m1 m2 बटा r स्क्वायर। जहां पे m1 और m2, जो m1 और m2 है ये कोई भी दो बॉडीज है, m1 और m2। r इनके बीच की क्या है, दूरी। r इनके बीच की क्या है, दूरी, ठीक है। तो कितना फोर्स लगेगा इसके ऊपर, अगर अपन इसकी m1 की वैल्यू इस फॉर्मूले में डाल दें, m2 की वैल्यू इसमें डाल दें, और जो g होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। g क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। g क्या है अपना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको अपन ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी इनवर्स 2। ये जो यूनिट है इसकी, जो अपन आगे वाला जो चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें अपन पढ़ेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट के बारे में, उसके अंदर अपन यूनिट निकालना सीखेंगे, कैसे अपन किसी चीज़ की यूनिट निकालते हैं, और कौन कौन सी जो फंडामेंटल्स जो यूनिट होती हैं वो अपन पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट आ गए अपने पास, कोई भी दो बॉडीज है, कोई भी दो पिंड है, ठीक है, उनका अपने को फोर्स निकालना है, कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। तो ये सारी वैल्यूज अगर अपन इस फॉर्मूले में रख देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा। सपोज जैसे मान लो, ठीक है, और ठीक है, ये तो है, मान लो ये कौन है, ये है राहुल और ये है अंजलि। इसका वेट कितना है, 28 तो बहुत कम हो जाएगा, चलो मान लो इसका वेट कितना है 50 kg, इसका वेट कितना है 40 kg। और ये दोनों, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी मान लो, आपकी इच्छा उतनी मान लो, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी मान लो, ये दोनों रहते हैं 1 गली छोड़ के, 2 गली छोड़ के, 5 गली छोड़ के, या फिर जितने भी, मान लो ये 2 किलोमीटर दूर रहते हैं। अब इन दोनों के बीच में भी कोई फोर्स लग रहा होगा। अगर अपन इन दोनों की वैल्यू उठा के यहाँ रख दें, इस फोर्स के अंदर वैल्यू रख दें, ठीक है, किसका वेट रखेंगे, एक तो इस राहुल का वेट रख देंगे, एक इस अंजलि का वेट रख देंगे। इन दोनों का वेट अगर इसमें रख दें और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू इसमें रख दें तो अपने पास क्या आ जाएगा, इन दोनों के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगा। तो बात समझ में आ गई। ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा फोर्स होता है, यूनिवर्सल फोर्स होता है, ठीक है, और दो पिंडों के बीच में लगता है। इसका और एग्जांपल, ग्रेविटेशनल फोर्स के ही कारण है ना, क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही जो सैटेलाइट्स होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही जो सैटेलाइट्स होती है वो अपने अर्थ के चारों ओर क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। ये भी किसकी वजह से हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रहा है। और ग्रेविटेशनल फोर्स की जो रेंज होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स की जो रेंज होती है वो कितनी होती है, इनफाइनाइट। कितनी होती है, इनफाइनाइट। ग्रेविटेशनल फोर्स की रेंज कितनी होती है,
इनफाइनाइट। और रिलेटिव जो स्ट्रेंथ होती है, रिलेटिव स्ट्रेंथ किसकी, ग्रेविटेशनल फोर्स की, वो होती है लगभग 10⁻⁻38। अब रिलेटिव स्ट्रेंथ का मतलब क्या हो गया, जैसे वही दो बॉडीज है अपने पास, जैसे एक्स और वाई, तो एक्स वाई के ऊपर कुछ फोर्स लगा रही है और वाई एक्स के ऊपर कुछ फोर्स लगा रहा है। इन दोनों की वजह से, इन दोनों का जो स्ट्रेंथ है फोर्स का, ये यूनिटलेस है, 10⁻38 की कोटि का, इस कोटि का होता है। तो इन दोनों फोर्सेस, मतलब ये जो इस पे फोर्स लगा रहा है रिलेटिवली और ये इस पे जो फोर्स लगा रहा है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, उस फोर्स की जो स्ट्रेंथ है वो क्या होती है, रिलेटिव स्ट्रेंथ होती है। समझ में आ गई। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है। क्या होता है, वीकेस्ट फोर्स। सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सा होता है आपका, ग्रेविटेशनल फोर्स। बात समझ में आ गई। अब देखो, अब अपन बात करते हैं दूसरे फोर्स की। ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, इसका लिंक मैं डाल दूंगा कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन से आप डायरेक्ट है ना लिंक पे क्लिक करना, वो आपको पहुंचा देगा हमारे और आपके ये जो चैनल है तथास्तु फिजिक्स क्लासेस, इसके टेलीग्राम ग्रुप पे, वहां से आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। दूसरा जो है आपका वो होता है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स। दूसरा क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जैसे इसमें नाम में क्या आ रहा है, इसमें इलेक्ट्रो, मतलब यहाँ पे बात किसकी होने वाली है, चार्ज की। किसकी बात होने वाली है, चार्ज की। चार्ज की अपन बात करते हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की अपन बात कर रहे हैं चार्ज की। जैसे ये लगेगा प्लस प्लस के बीच, प्लस माइनस के बीच। अब दो तरीके का फोर्स होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। कौन सा, एक जो प्लस प्लस के बीच में लगेगा, ये तो कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स। मतलब प्लस प्लस को क्या कर देगा, दूर भगा देगा, और प्लस माइनस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्शन वही वाला, वो वाला अट्रैक्शन नहीं है जो आप लोग सोच रहे हो, आप सब लोग तो गधे हो, वो वाला अट्रैक्शन नहीं, दिमाग में बस वही चलता रहता है। ये कौन सा अट्रैक्शन है, इन चार्ज के बीच का अट्रैक्शन है, प्लस और माइनस वाला। ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट, मतलब दोनों के बीच में कौन सा फोर्स है, अट्रैक्शन। ठीक है। अब देखो, जैसे ही चार्ज मूव करेंगे, चार्ज मूव करेंगे तो क्या होगा, वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। मूव करेंगे तो क्या होगा, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। उस मैग्नेटिक फील्ड की अगर रेंज में, मतलब उस मैग्नेटिक फील्ड के आसपास अगर कोई चार्ज आ गया तो उस चार्ज के ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस फील्ड में अगर कोई चार्ज आ गया, प्लस आ गया, माइनस आ गया, तो ये चार्ज क्या करेगा, एक फोर्स फील करेगा। उसी फोर्स को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। उसी फोर्स को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अरे समझ में आ गई क्या बात, समझ में आ गई तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखो इसकी रेंज कितनी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसकी भी रेंज कितनी होती है, इनफाइनाइट, अनंत तक होती है। और जो इसकी स्ट्रेंथ होती है, इसकी स्ट्रेंथ भी कितनी होती है, इसकी स्ट्रेंथ होती है लगभग 10 की घात, इसकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसकी स्ट्रेंथ होती है लगभग 10 की घात माइनस के 13, 10 की घात माइनस के 13, 10 की घात माइनस के 13 की कोटि की होती है। ठीक है। अब देखो, अब जो तीसरा आता है, क्या आता है, तीसरा फोर्स आता है। तीसरा जो फोर्स आता है वो आता है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तीसरा फोर्स आ गया आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब जैसे इसमें नाम आ रहा है न्यूक्लियर, बात किसकी हो रही है, यहाँ पे न्यूक्लियस की बात हो रही है। न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन, न्यूक्लियस में होता है न्यूट्रॉन। तो ये जो फोर्स लगेगा वो किन किन के बीच लगेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में, पहली बात। ठीक है। और दूसरी बात, ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, मतलब ये प्रकृति में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। क्या होता है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स अगर नेचर में होता है तो वो कौन सा होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर
फोर्स। अब लगेगा किस में, ये न्यूक्लियस में लगेगा। किस में लगेगा, न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस की साइज कितनी होती है, 10⁻⁻15 मीटर। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की जो रेंज कितनी हो गई, 10⁻⁻15 मीटर। और जो इसकी स्ट्रेंथ हो गई, स्ट्रेंथ कितनी हो गई इसकी, 1 की कोटि की, पूरी 1। स्ट्रेंथ कितनी हो गई, 1। अब कहाँ 10⁻⁻38 और कहाँ क्या आ गया, 1। तो उसके कंपैरिजन में ये कितना ज़्यादा है, उसके कंपैरिजन में ये कितने टाइम्स गुना ज़्यादा है वो देखो। तो ये कौन सा फोर्स हो गया, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। लेकिन इसकी रेंज जो होती है वो 10⁻⁻15 मीटर, क्योंकि न्यूक्लियस की साइज जो होगी, न्यूक्लियस बहुत छोटा, अपन देख ही नहीं सकते न्यूक्लियस को, इतनी छोटी रेंज पे लगता है ये। ठीक है, अब ये फोर्स किसके बीच में लगेगा, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगेगा। कहने का मतलब ये चार्ज इंडिपेंडेंट है, चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। प्रोटॉन भी प्लस का होता है, प्रोटॉन प्लस का होता है, फिर भी इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। तभी प्रोटॉन और प्रोटॉन है ना न्यूक्लियस से निकल के बाहर नहीं भाग रहे, क्योंकि इनके बीच में क्या लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, ये फोर्स लगता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच भी लगता है। ठीक है, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच भी लगता है, लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच के अंदर ये फोर्स नहीं लगता है। कौन सा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। लगता किन किन के बीच में, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में। बोलो बात समझ में आ गई। अब देखो लास्ट फोर्स और आपके इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, वीक न्यूक्लियर फोर्स। लास्ट कौन सा है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। इन सबका ऑर्डर पे लिख देंगे अपन लास्ट में कि कौन सा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है, कौन सा उससे कम है। लास्ट जो है आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स, देखो वीक न्यूक्लियर फोर्स की जब अपन बात करते हैं तो क्या ये होता है, जैसे बीटा डिकेज होते हैं। जब आप 12th क्लास में जब आप जाओगे तो वहाँ पे जैसे ही आप न्यूक्लियर की जो भी चैप्टर हैं न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड वो पढ़ोगे, तो वहाँ पढ़ोगे आप क्या, बीटा डिके। तो जब बीटा डिके होता है, क्या होता है, बीटा डिके। बीटा डिके जब होता है तो बीटा डिके के टाइम पे क्या होता है, एक तो इलेक्ट्रॉन निकलता है और एक पार्टिकल निकलता है जिसको अपन बोलते हैं न्यूट्रिनो। क्या बोलते हैं, न्यूट्रिनो। तो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो के बीच में जो फोर्स लगता है वो कौन सा फोर्स होता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। बीटा डिके हुआ, बीटा डिके में क्या रिलीज हुआ, इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, न्यूट्रिनो रिलीज हुआ, और इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है वो कौन सा होता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं अपन, वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, ये क्या हो गया, वीक न्यूक्लियर फोर्स। और इसकी जो रेंज होती है और जो इसकी स्ट्रेंथ होती है, ये दिख रहा है क्या इतना नीचे, मैं इसको चेक नहीं कर सकता उसको। ठीक है, अब देखो वीक न्यूक्लियर जो फोर्स की अपन बात करते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स जो होता है इसकी जो रेंज होती है वो कितनी होती है, 10⁻⁻16 मीटर। और जो इसकी स्ट्रेंथ होती है वो 10⁻⁻13 मीटर। ठीक है, रेंज कितनी होती है, 10⁻⁻16 मीटर, और 10⁻⁻13 मीटर इसकी क्या मीटर क्या इसकी तो यूनिट होती ही नहीं है। ठीक है, 10⁻⁻13 ये इसकी क्या होती है, रिलेटिव स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, तो इसी के साथ आपका लेक्चर ख़त्म होता है। उम्मीद है आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा। और हाँ, इसका ऑर्डर और लिख देते हैं अपन, ऑर्डर लिख देते हैं इसका, चलो ठीक है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा था, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स था। फिर इसके बाद ये सबसे स्ट्रॉन्ग था, इसके बाद में इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स, फिर इसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बाद में फिर आएगा वीक न्यूक्लियर फोर्स, और लास्ट में आपका आ जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स।
इसी के साथ आपकी पहली यूनिट का पहला चैप्टर खत्म हो गया है। नेक्स्ट अपन मिलते हैं आपकी पहली यूनिट के दूसरे चैप्टर के साथ, जिसमें अपन पढ़ेंगे यूनिट्स के बारे में, मेजरमेंट के बारे में, जितनी भी आपकी फंडामेंटल्स यूनिट है उन सब के बारे में। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तथास्तु।